हम लोग क्वेश्चन बैंक के माध्यम से फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों को प्रारंभ में ही बताया गया था 5 टेस्ट के अंतर्गत हम लोग 690 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और इस तरह से इन 690 प्रश्नों की सहायता से पूरा फिजिक्स का आपका रिवीजन करवाया जाएगा। 3 टेस्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ उपलब्ध हुए हैं चौथे टेस्ट को डिस्कस करने के लिए। चौथा टेस्ट में आपको 160 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि रिलेटेड है फिजिक्स के चैप्टर 7 और 8 से। ये चैप्टर 7 क्या है तो ऊष्मा अर्थात हीट, चैप्टर 8 प्रकाश अर्थात लाइट। तो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला है वो आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रश्नों को आप देखिए तो ये पूरा चैप्टर लगभग आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर पहले से आप पढ़ें तो बहुत फ़ायदा होगा, अगर नहीं भी पढ़ें तो एक आइडिया आ जाएगा कि इन चैप्टर से किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको बार बार हर वीडियो में बताया जा रहा है या बोला जा रहा है कि अगर इस सॉल्यूशन वीडियो का आपको ज़्यादा फ़ायदा या बेहतर फ़ायदा लेना है तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है जो कि टेलीग्राम चैनल में हम उपलब्ध करा दिए हैं, इस प्रश्न को आप सबसे पहले बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं जब तक आप अपने गलतियों में काम नहीं कीजिएगा तब तक आप में सुधार नहीं होगा। और अगर आप टेस्ट पहले देते हैं और उसके बाद वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ आप चूक रहे हैं और वही चीज़ को आपको सुधारना है। और इसी तरह धीरे धीरे आपका किसी भी टॉपिक में कमांड बढ़ता जाएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। हीट से रिलेटेड कुछ प्रश्न, उसके बाद आपको लाइट से रिलेटेड बाकी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी लंबा ये थोड़ा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि 160 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो तो होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं आप इसको 2 बार या 3 बार करके इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और ये जो टेस्ट आप बनाए होंगे, हम मान के चल रहे हैं कि आप ये टेस्ट को अटेम्प्ट किए होंगे, तो ये टेस्ट में आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं इस चीज़ को देखिए और अपने में सुधार कीजिए। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं पहला सवाल। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है 3 तरीके से। पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं चालन। चालन आपको सामान्यतः ठोस में देखने को मिलेगा जिसमें एक कण दूसरे कण से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, संपर्क में होते हैं। अगर एक कण हीट होता है तो वो दूसरा कण को भी हीट को ट्रांसफर करता है और इस तरह से एक कण से दूसरा कण तीसरा कण होते हुए हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है। इसी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कोई रड जो है अगर उसका एक हिस्सा को हम हीट करते हैं तो दूसरा हिस्सा में भी उस ऊष्मा का अनुभव हमको होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी तरह से दूसरा जो तरीका होता है वो होता है संवहन। संवहन को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। इसमें जो है एक कण दूसरे कण से संपर्क में ये हीट नहीं होता है, बल्कि कोई भी कण अगर यहाँ पे हीट हो रहा है तो वो हीट होने के बाद ऊपर चला जाता है और जो ठंडा कण है वो नीचे आ जाता है और उसके बाद फिर से वो हीट हो जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादातर आपको जल में या द्रव में देखने को मिलेगा और गैस में भी देखने को इस तरह का स्थानांतरण देखने को मिलता है। एक तीसरा कंडीशन होता है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विकिरण। विकिरण के माध्यम से यानी रेडिएशन के माध्यम से भी ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रकाश। तो प्रकाश अगर आप देखिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक यहाँ पे पहुँच रहा है और बीच में तो निर्वात है यानी मीडियम नहीं है, फिर भी यहाँ पे पहुँच रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि विकिरण में मीडियम का आवश्यकता नहीं होता। अगर मीडियम नहीं भी है तो भी एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। तो ये सब सारा चीज़ हीट में उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे शुरुआती कुछ प्रश्न जो है या शुरुआती प्रश्न जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, बाकी कुछ प्रश्न आपको रिपीटेड हो जाएगा तो जल्दी जल्दी हम वहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर हमको लगता है आप लोगों को पता चल गया होगा, क्या होगा? गैस और द्रव। क्योंकि ठोस जो है उसके कण एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं तो उसको वहाँ पे संवहन करने का कोई माध्यम नहीं है, मतलब वो अपना जगह छोड़ के कहीं पे जाएगा नहीं, वो चालन के माध्यम से क्या होगा? गर्म होगा। लेकिन वहीं पे द्रव और गैस के कण एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे संवहन के माध्यम से जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो गैस और द्रव्य में। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग बाकी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुरुआती प्रश्न हम इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताते हैं क्योंकि एक आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन है। बाकी बहुत सारे प्रश्न जो हैं इन एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत भी वहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ये हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम बार बार कहते हैं जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं इन चैप्टर को पढ़ने के लिए उस सोर्स को देखिए और उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा जलन से अधिक गंभीर होता है। तो आप सुने होंगे कि 100 डिग्री में यहाँ पे पानी भी है और 100 डिग्री में यहाँ पे भाप है। तो इस तरह से जिसको हम लोग वाष्प के नाम से यहाँ पे क्या कर रहे
हैं जान रहे हैं। तो ये ज़्यादा आपको गर्म एहसास होगा, जबकि टेम्परेचर अगर नापिएगा तो ये भी 100 डिग्री है और ये भी 100 डिग्री है। तो क्यों यहाँ पे वाष्प में ज़्यादा आपको जलन महसूस होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे गुप्त ऊष्मा। तो जब भी कोई अवस्था में परिवर्तन करता है, या तो ठोस से द्रव में आता है या द्रव से गैस में आता है, तो उस दौरान टेम्परेचर में वृद्धि देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऊष्मा जो है इन्हीं कणों के बीच जो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है और एक्स्ट्रा ऊष्मा यहाँ पे मौजूद रहता है, इसीलिए आपको जो है वो ज़्यादा जलन यहाँ पे होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन हम पढ़े तो पहला ऑप्शन बोलता है वाष्प एक गैस होती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो ये बात सही है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा के दौरान जो वाष्प में है वो एक्स्ट्रा हीट जो है एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे छुपा हुआ रहता है, जिसलिए नाम ही है इसका गुप्त ऊष्मा। मतलब वो टेम्परेचर के रूप में आपको दिखता नहीं है, लेकिन है छुपा हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि वाष्प में अधिक ऊष्मा होता है और इसीलिए वो ज़्यादा जलन महसूस करवाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड मिलता जुलता क्वेश्चन है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। चौथा क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापमान से वाष्प में 100 डिग्री तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन आपको जाना होगा। एक तो कैलोरी का, या 3 हम कह सकते हैं। कैलोरी का परिभाषा उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे। 1 ग्राम अगर कोई जल है और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसमें जो ऊष्मा हम लोग देखते हैं वही 1 कैलोरी के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ तो एक चीज़ आप जान पा रहे होंगे कि 0 से 100 डिग्री जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना खर्च हो रहा होगा हम लोगों का? 100 कैलोरी यहाँ पे खर्च हो रहा होगा, ये हम निकाल लिए। लेकिन इतने भर से आपका आंसर नहीं आने वाला है। आपको अभी तुरंत बताया गया, कोई भी चीज़ अगर ठोस है और ठोस से वो द्रव में जा रहा है, तो द्रव में जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पे देना पड़ता है, जिसको हम लोग यहाँ पे गलन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। और वही चीज़ अगर द्रव से कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा हीट हमको क्या करना पड़ता है, या ऊष्मा जो है वो देना पड़ता है, जिसको यहाँ पे वाष्प का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 2 बार गुप्त ऊष्मा आपको क्या करना होगा, देना होगा। तो जब ठोस से द्रव में चेंज होता है जल, तो उसमें हमको देना होता है 80 कैलोरी। ये फैक्चुअल है, किताब में हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो ये हम बता दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। और जब हम लोग यहाँ पे द्रव से गैस में चेंज करते हैं, तो इसमें आवश्यकता होता है 540 कैलोरी के हिसाब से। तो अगर आप 80 को, 540 को और 100 को, जो कि 0 डिग्री से 100 डिग्री में पहुंचने में लगा है, उन सब को जोड़ दीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 720, और इस तरह से इसका आंसर होगा 720 कैलोरी। तो 0 डिग्री बर्फ को 100 डिग्री यहाँ पे भाप में अगर बदलना है, वाष्प में बदलना है, तो आपको 720 कैलोरी ऊष्मा उसमें देना होगा। लेकिन यहीं पे अगर ये बोल देता है 0 डिग्री जल को 100 डिग्री यहाँ पे जल में ही अगर परिवर्तित करना होता है, तापमान बढ़ाना होता है, मतलब दोनों द्रव ही रहता, ये भी द्रव रहता और ये भी द्रव रहता, तो मात्र इसमें कितना कैलोरी हम लोगों को देना पड़ता, तो 100 कैलोरी देना पड़ता। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा देखने का या समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो या तो इसको आप रट लीजिए, और नहीं तो एक फार्मूला है, बहुत इजी है, जो कि आने वाले अभी क्वेश्चन में वो हेल्प भी करेगा। एक फार्मूला होता है, उम्मीद करते हैं ये पढ़े भी होंगे। सेल्सियस और बाकी जो तापमान मापने का पैमाना है उससे हम तुलना करते हैं। तो सेल्सियस का जो न्यूनतम बिंदु होता है वो 0 होता है, और जो डिफरेंस होता है 0 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 100, तो वो हम बटे के नीचे लिख देते हैं। उसी तरह से फ़ारेनहाइट का अगर हम लिखें, तो फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु जो होता है वो 32 होता है, और उच्चतम बिंदु जो होता है वो 212 होता है। दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 180 निकलता है। तो ये हम इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से रूमर का है, न्यूनतम बिंदु है 0 और अधिकतम 80 है, तो दोनों का डिफरेंस तो यहाँ पे 80 ही निकलेगा। फिर एक लास्ट बन जाता है केल्विन, यहाँ पे न्यूनतम बिंदु है 273 और अधिकतम 373, तो डिफरेंस कितना निकलेगा, 100। तो इस तरह से एक फार्मूला मिलता है आपको। कहीं पे भी ये फार्मूला, अगर डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जैसे कि तुलना किया गया है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, चलिए इसको हम लोग बता ही देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे हम 40 लिए, -40 यहाँ पे बोले हैं, जो कि फ़ारेनहाइट में भी इतना ही आएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे -40 लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे -0, फिर यहाँ पे 100 लिखते हैं, F यहाँ पे -32/180 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद ये जो हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं -40 है, यहाँ पे ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 180 हो जाएगा बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। इज इक्वलिटी यहाँ पे माइनस में है, तो इधर आ जाएगा, तो 32 जो है वो प्लस में हो जाएगा, ये फ़ारेनहाइट। इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जैसे कि 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 0 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और इस तरह से 4 8 32 हो जाएगा, और 4 1 4 और
यहाँ पे 3 जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, -72/32 हो जाएगा। इस तरह से इसको घटाइएगा तो 2 में 2 घटाएंगे तो 0 और 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस यहाँ पे दे देंगे। फ़ारेनहाइट देख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में भी -40 था और फ़ारेनहाइट में भी -40 है। अब यहाँ पे ये फार्मूला का यूज जहाँ पे भी कन्वर्जन का होगा वहाँ पे आप कर लीजिएगा, हम केवल यहाँ पे आंसर आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला की यूज करके खुद से थोड़ा सा मेहनत करके बना लीजिएगा। आंसर हम यहाँ पे जो भी कन्वर्जन वाला होगा उसका हम बता देंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा -40। तो या तो रट लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट जो ऑप्शन है उसे आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आगे बोलता है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना है। तो इस तरह से दोगुना तिगुना फिर से वही चीज़ है, हम आंसर बता दे रहे हैं। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं। इसका आंसर है 160 डिग्री। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसको आप फ़ारेनहाइट में भी याद करने का प्रयास कीजिएगा, केल्विन में भी याद करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं तो एक याद कर लीजिए है डिग्री सेल्सियस। बाकी ये फार्मूला याद कर लीजिए, कहीं पे भी फिट कर लीजिएगा। कोई चाहे फ़ारेनहाइट पूछे, रूमर पूछे, चाहे केल्विन पूछे, कोई भी अगर पैमाना में आपको इसका टेम्परेचर पूछेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं बहुत ईजी वे में। केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे तुरंत यहाँ पे केल्विन में आपका पूछा गया है। तो केल्विन में अगर आप निकालिएगा तो केल्विन में कितना निकलेगा, 310 निकलेगा। ये तो बहुत इजी होता है। 273 में आप क्या कर लीजिए, 37 डिग्री मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उसको 273 में जोड़ दीजिए, टोटल आपका जो आएगा वही केल्विन में आ जाएगा। तो बहुत आसानी से ये फार्मूला का आप यूज कीजिएगा तो भी आएगा, और नहीं तो ये जो हम बताया कि आप 273 में जितना डिग्री सेल्सियस है उसको जोड़ दीजिए, डायरेक्ट केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। तो बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे कन्वर्जन किया जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। फिर से अगेन हम बोल रहे हैं ये फॉर्मूला का आप यूज कर लीजिएगा, आप यूज कीजिएगा तो पता चलेगा इसका आंसर जो है 104 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोलता है 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। फिर से वही फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। 11 में यहाँ पे बोलता है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल यानी कि इथेनॉल हम कह सकते हैं को तापमापी के द्रव में वरीयता दी जाती है। इसका रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन है अल्कोहल का हिमांक निम्नतर होता है, यही आंसर हो जाएगा। हिमांक जो होता है वो निम्नतर यानी कि बर्फ के रूप में या ठोस के रूप में, वो बहुत कम टेम्परेचर होगा तभी जमेगा। अगर आप एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जान रहे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे एथेनॉल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है वो लगभग -114 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 114 डिग्री सेल्सियस वो भी माइनस में होना बहुत एकदम कहते हैं रेयर टाइप से होता है। ठंडा का जो मौसम या ठंडे वाले जो एरिया है वो भी है ना, उसमें भी इतना कम जाता नहीं है। -10 -50 -60 माइनस है ना 70 डिग्री तक चल गया तो चल गया, इतना कहाँ जाता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और वही चीज़ इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी भाप कब बनता है, तो आप देखिएगा पानी से पहले ही ये भाप बन जाता है। तो 78 डिग्री 10 है ना 37 यानी 78 डिग्री के सेल्सियस के आसपास याद रखिएगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। उम्मीद करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप जान रहे होंगे। कोई भी ठोस से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और कोई लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, तो अगर थोड़ा बहुत भूल भी रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक हिमरोधी के तौर पे प्रयुक्त होता है। तो हिमरोधी के तौर पे किसका प्रयोग, हिमरोधी मतलब उसको बर्फ बनने से कौन रोकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एथेनॉल है, एथिलीन ग्लाइकोल है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका यूज जो होता है किया जाता है ताकि कोई भी जो पदार्थ है वो ठोस में ना बदल जाए, तो इसलिए यहाँ पे इसको एथिलीन ग्लाइकोल को यूज किया जाता है। परम शून्य ताप क्या है, एब्सोल्यूट जीरो जो है हम लोग कभी कभी पढ़ते होंगे या किताब में आप पढ़े होंगे, वो क्या है वो पूछा गया है। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कहा जाता है परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इससे कम तापमान आप प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री केल्विन, या अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो 273 डिग्री सेल्सियस के, वो माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पैमाना में पूछा जाएगा तो फिर वही चीज़ है, ये फार्मूला का आप यूज कर लीजिएगा और उसको आप निकाल सकते हैं। तो परम शून्य ताप क्या होता है कि जो ताप हम लोग क्या कर सकते हैं एकदम न्यूनतम है ना प्राप्त कर सकते हैं, उससे कम तापमान में जा ही नहीं सकते हैं, उसको परम शून्य ताप के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने से विस्तारण यानी कि कोई चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है,
अब उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व को घटा देता है, सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर्द होता है। क्या केवल ठोस में होता है? नहीं, द्रव में भी फैलता है। कोई भी चीज़ अगर द्रव में दीजिएगा तो वो भी तो क्या होगा, उसके कण एक दूसरे से दूर भागेंगे। गैस को दीजिएगा तो वो भी एक दूसरे के दूर भागेंगे। इसीलिए तो गर्मी के दिन में आप देखिए टायर वगैरह क्या होता है, आवाज़ कर जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके गैस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम को एक्वायर करना चाहते हैं और ज़्यादा वॉल्यूम के चक्कर में वो फैलते जाते हैं और इस तरह से ब्लास्ट कर जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से एक चीज़ होगा कि एक कण जब दूसरे कण से दूर भागेगा तो यहाँ पे एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। और दूर दूर होते हैं तो हम लोगों को पता है क्या घट जाता है, तो घनत्व जो है यानी डेंसिटी जो है वो घट जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो होगा सबसे बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? बर्फ जब पिघल रहा है तब क्या होगा, वो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया। आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, फिर द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो यहाँ पे अगर आंसर देखिएगा तो आयतन यहाँ पे घटता है। अब ये चीज़ क्यों घटता है, आप लोग पढ़े होंगे 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है। और जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होगा, घनत्व यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाता है, कम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटेगा। हाँ, लेकिन 4 डिग्री से ज़्यादा अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने लग जाएंगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, उम्मीद करते हैं ये सब सारा चीज़ आप लोग जानते होंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़े होंगे, जानते होंगे। इसका रीज़न आपको शुरुआती वीडियो में है ना, आपको बता दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था। ये जो हम लोग वीडियो सीरीज चला रहे हैं वो मेनली जेएसएससी के ऐसे स्टूडेंट के लिए चलाया जा रहा है जो कि फिजिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो रिवाइज करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। बिल्कुल अगर कोई नया स्टूडेंट है तो घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन सीरीज को आप देखते रहिए। समय कभी मिलेगा तो हम लोग इन सब टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे सिलेबस वाइज। और नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि इन सब टॉपिक को कवर किए हैं। सीक्वेंस वाइज तो पता नहीं कितना कोई किए हैं नहीं किए हैं। अगर सीक्वेंस वाइज मिलता है तो उनको ज़्यादा देखिए, ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखिएगा तभी आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। और नहीं तो अगर पहले ऑलरेडी कोई चीज़ आप पढ़े हुए हैं और किसी एक टॉपिक में फंस रहे हैं तब आप टॉपिक वाइज वीडियो देखिएगा तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो सबका अपना अपना फ़ायदा और नुकसान होता है। आपको जिस तरह से यूट्यूब का या सोशल मीडिया का यूज करना है आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव नीचे की आरेख में दिखाया गया है। तो देखिए समय की दृष्टि से दो द्रव P एक है और दूसरा है Q, और P जो है का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे से P और Q के ताप को 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे कहाँ तक लाना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव के रूप में यहाँ पे दिया गया है। आपको बोलता है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। तापन प्रक्रिया में द्रव P के तुलना में, यहाँ डायरेक्ट हम आंसर पढ़ देते हैं आपको ताकि समझा दे कितना चारों ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ते रहें। Q का ताप P के तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुँचेगा। यहाँ पे बोलता है Q जो है वो बहुत जल्दी गर्म ठंडा होगा। क्यों होगा, है ना, यहाँ पे देख लीजिए। और ये जो है आपका P जो है वो देरी से यहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ स्टेटमेंट दिया है वो कैसे सही है वो देखिए। यहाँ पे बोल क्या रहा है, Q का ताप जो है P के तुलना में 100 डिग्री से 100 डिग्री पर तेजी से पहुँचा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। मतलब Q जो है ज़्यादा तेज है। क्यों ज़्यादा तेज क्यों है? हम कहते हैं कम समय में अगर कहीं पे कोई पहुंच जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तेजी कहते हैं। तो अगर ये Q जो है 0 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच रहा है तो तेज ही ना पहुंच रहा होगा। और ये देखिए अगर यहाँ पे अगर हम टाइम ले रहे हैं तो अगर टाइम यहाँ पे लीजिएगा 5 सेकंड मान के चलिए, यहाँ 5 सेकंड ले रहे हैं और यहाँ पे 10 सेकंड लग रहे हैं, तो किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है? सीधा सा मतलब है P को ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे Q को फास्टली बोल रहे हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था। 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं और चारों में एक सही आपको पता चल जाता अगर केयरफुली आप पढ़ते तो। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है ये पूछा गया है। देखिए थर्मोस्टेट में क्या होता है ना कि कोई भी एक डिवाइस होता है, जैसे एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन का अगर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है तो उसमें हम लोग थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। तो उसी को यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में ढूंढना है। तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो यहाँ पे इसका काम जो होता है तापमान को स्थिर रखना, यानी अगर 25 डिग्री टेम्परेचर में अगर AC को आप फिक्स कर दिए हैं तो यहाँ पे वो जो है 25 डिग्री में ही रहने देगा, ना तो 24 होने देगा ना तो 26 होने देगा। तो ये जो काम करता है वो कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है। थर्मोस्टेट से संबंधित है किससे, आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से, बादल से। तभी हम लोग जाने कि टेम्परेचर से ये संबंधित है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है, ये हम लोग किताब में पढ़ते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ए। जब सिले बिस्कुटों को, यानी कि थोड़ा सा हो सकता है
नमी हो गया होगा, उसको यहाँ पे बोला होगा सेले बिस्कुट, थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे आपका क्या होगा, क्रिस्पी हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, ये चीज़ है ना आपको पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ का फ्रिज में अगर रख दीजिएगा तो नमी को क्या कर लेता है, खींच लेता है, और नमी को जब खींच लेगा तो कोई भी चीज़ कुरकुरे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सबसे बेस्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन यहाँ लंबा लंबा इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो सही ऑप्शन है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रिज के अंदर आर्द्रता, इसीलिए आपको बोला गया है कि पहले आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा, अगर किसी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो और भी लंबा वीडियो चला जाएगा। छोटा मोटा अगर ऑप्शन रहता है तब तो हम वहाँ पे पढ़ ही देते हैं, लेकिन इतना लंबा लंबा को पढ़ना थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है अभी, क्योंकि हम लोग 160 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन बोलता है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। तो ठीक है, अगर कोई गिलास में हम बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे डाल दे रहे हैं तो वो ठंडा कर देगा। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि अगर ये ठोस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको अभी 80 कैलोरी तो आवश्यकता होगा ना। एक तो ना, जब ये टेम्परेचर अगर मान के चलिए बर्फ -5 डिग्री सेल्सियस होगा या 7 डिग्री 10 डिग्री जो भी होगा, उससे 0 डिग्री तक आने में टेम्परेचर तो खींचेगा ही, और खींचेगा कहाँ, अपने अगल बगल में जो भी इसका जल है के अणु है उसी से टेम्परेचर खींचेगा। तो जल के अणुओं का टेम्परेचर लगातार डाउन होते रहेगा, और जब ये ठोस से लिक्विड में होगा उस समय इसको और एनर्जी यहाँ पे चाहिए, जो कि कहाँ से खींचेगा, इन्हीं अगल बगल वाले जल के अणुओं से। और इसीलिए सब एनर्जी को जब खींच ही लेगा तो जब एनर्जी या क्या होता है, कम होता है, एनर्जी डाउन होता है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जानते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कारण जो है, बर्फ पिघलने से पेय की गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये कारण भी जो है वो सही दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है कि सही व्याख्या कौन करता है, आर का। तो कभी भी अगर सराउंड जो भी है, सराउंडिंग जो भी चीज़ है, अगर उससे हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो सराउंडिंग वाला चीज़ जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होने लग जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कथन बोलता है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेटर के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू में रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं, ऐसा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देखने को मिलता है, अगर आप पढ़े होंगे तो बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, और घर में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया को कम दाब में परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। देखिए यहाँ पे कम दाब में नहीं होगा, उच्च दाब में होगा, और इसीलिए ये जो कारण जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से यहाँ पे कथन कारण आपको दिया गया है, थोड़ा सा अभी शुरुआती लंबा थोड़ा सा प्रश्न आपको हीट से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक के वीडियो को देखिए और आंसर जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। कथन, यदि फ्रिज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होता है। आप देखते होंगे एक डीपर होता है फ्रिज में, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ यहाँ पे जम गया है तो वो जो फ्रिज जो है या कोई भी चीज़ ठंडा होने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, परेशानी होता है। तो ये कथन जो है वो तो बिल्कुल सही है, एकदम इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। दूसरा है बर्फ एक दुर्बल चालक है। ये भी कथन जो है या कारण जो है वो सही है। बर्फ जो है ना, दुर्बल यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं चालक है, वो सही तरह से कंडक्ट हीट को नहीं कर पाता है, और इसीलिए कथन ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही होगा, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, फिर से यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कृष्ण क्षेत्र, जिसको हम लोग ब्लैक होल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ब्लैक होल के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, वो है ना, भूगोल में हम लोग जो पढ़ते हैं उस तरह का ब्लैक होल नहीं होगा, या वही तो है, यहाँ पे वही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल है ना, जो हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं वही ब्लैक होल के बारे में चर्चा किया जा रहा है। कारण बोलता है कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। तो भूगोल अगर पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको पता होगा कि जब तारा का मृत्यु होता है, देखिए तारा का जो जीवन काल होता है अलग अलग अस्तित्व में मतलब अलग अलग चरणों में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से जिसको हम लोग उसका कलर से पहचानते हैं। तो लास्ट जो स्टेज हो जाता है तारा का, जिसको तारा का मृत्यु भी बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उसके बाद तारा का मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद ब्लैक होल बनता है। और इसमें इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण रहता है कि इवन लाइट तक को ये क्रॉस होने नहीं देता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। जब तक लाइट वहाँ से नहीं आएगा,
या लाइट वहाँ पे नहीं रहेगा तब तक आप किसी चीज़ को कैसे देख पाइएगा। तो लाइट को तो वो पार ही नहीं होने दे रहा है, वो खींच ले रहा है ना। और इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि ये जो कारण है उसके पीछे रीज़न क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए लाइट को भी क्रॉस होने नहीं देता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ कथन कारण आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कथन कारण ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है, राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। कि बोला जाता है कि हम लोगों को सौर ऊर्जा को क्या करना है, में स्विच करना है। धीरे धीरे जो जीवाश्म ईंधन है उससे हम लोगों को सौर ऊर्जा में जाना है और अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को है ना सुझाया जाता है। मतलब ये सौर ऊर्जा भी हम सुझाया जो जा रहा है उसमें भी एक स्पेशल चीज़ है, वो क्या है, अंतरिक्ष। मतलब अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको अपनाया जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। कारण बोलता है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है। तो आप अगर सौर ऊर्जा है तो वहाँ पे बादल मौसम वगैरह सब कुछ चेंज होगा नहीं, और चेंज नहीं होगा तो लगातार सौर का ऊर्जा, सौर एनर्जी जो है आपको सोलर एनर्जी मिलता रहेगा और इस तरह से यहाँ पे हमें लगातार यहाँ ऊर्जा की उपलब्धता होती रहेगी। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही होगा, जिसमें कहा गया है दोनों कथन ए और आर, यानी दोनों कथन और कारण ए और आर सही है और आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि यहाँ रात दिन ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे मौसम बदलते रह रहे हैं, तो इस तरह से सूर्य का ऊर्जा हो सकता है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अंतरिक्ष में कीजिएगा तो लगातार आपको सौर एनर्जी आपको क्या होते रहेगा, मिलता रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन, उसको आपको बताना है कि लंबाई तो बढ़ रहा है लेकिन चौड़ाई में क्या प्रभाव होगा। प्रभावित रहेगी, रहती है, घटती है, बढ़ती है, अवस्थित होती है। तो देखिए प्रभावित तो रहती है, ये ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे बढ़ती ही होना चाहिए, क्योंकि लंबाई अगर बढ़ रहा है तो चौड़ाई में भी थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ देखने को या उसमें भी थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। तो ये गोलक है और ये एक छोटा सा वलय है। अब यहाँ पे बोलता क्या हुआ, पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। मतलब यहाँ पे ये जा गया तो ये भर जाएगा। यदि गोलक को गर्म करे तो वो अटक जाता है। इस गोलक को अगर थोड़ा सा गर्म कर दे तो ये अटक जाता है, परंतु यदि धातु को वलय को गर्म करे तो वो क्या होगा। मतलब अगर बोला जाता है ये एकदम फिट आ जाता है, मानी चलिए, और धातु गोलक को यहाँ पे गर्म कर दिए, इसको गर्म करके यहाँ पे रख दिए तो ये अटक जा रहा है। तो अब बोला जा रहा है गोलक को गर्म नहीं करके हम किसको गर्म करें, वलय को, और वलय को गर्म करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो ये बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब तो हम लोग घर वगैरह सब भी हम लोग यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ा ये चीज़ यहाँ पे है नहीं। बोलता है दो धातु ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं, ऐसा चित्र में दिखाया गया। चलिए वो फोटो को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चित्र में क्या है, दो यहाँ पे पट्टी यहाँ पे दिखाया गया है ना। हाँ, एक आपका ये ऊपर वाला पट्टी दिखाया गया और एक जो है वो नीचे वाला पट्टी बी दिखाया गया। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है, ए जो है वो बी से अधिक फैलता है, यानी कि ए जो है थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है और बी जो है कम फैलता है, ऐसा हम निष्कर्ष निकालते हैं। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह किस तरह से ना रूप ग्रहण करेगी, तो ये इस तरह से यहाँ पे गर्म करेगी, क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा प्रसार होगा, ज़्यादा प्रसार होगा तो वो ज़्यादा फैलेगा और ये कम फैलेगा, तो इसी तरह का शेप आ जाएगा। क्योंकि इसका यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखिएगा तो ये ज़्यादा आपको दिखेगा और यहाँ पे डिस्टेंस देखिएगा तो यहाँ पे कम दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका प्रसार ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्पेस लेगा। हाँ, अगर ये कम होता तो जस्ट इसका उल्टा दिखता है, इसमें इस साइड देखिए यहाँ पे ज़्यादा लेंथ है और इस साइड कम है। तो हम लोग जान रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा का जब प्रसार ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर वाला का ये जो ना परिधि का कुछ हिस्सा है वो ज़्यादा होना चाहिए, और इसके लिए हमको यही शेप लेना होगा, तभी आपका कंडीशन जो है वो फुलफिल होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर से कथन कारण यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा हीट चैप्टर में ज़्यादा ही कथन कारण आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। मतलब तांबा हो गया और कांच हो गया, दोनों को सेम टेम्परेचर पर गर्म किया जा रहा है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। मतलब अगर इसको भी 50 डिग्री सेल्सियस में हम गर्म करें, तांबे को भी 50 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे गर्म करें, तो बोला जा रहा है तांबा वाला आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। कारण क्या बताता है, तांबे का घनत्व कांचे के घनत्व से अधिक होता है। ऐसा कोई अति नहीं है कि घनत्व ज़्यादा हो गया तो ये हमको ज़्यादा गर्म लग रहा है, घनत्व कम हो गया तो ये हमको कम गर्म लग रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे बात है यहाँ पे कि ये जो है ताप का अच्छा सुचालक है कौन,
तांबा। और अच्छा सुचालक है तो ये बहुत तेजी से एक कण से दूसरे कण में हीट को ट्रांसफर करेगा, जबकि कांच उतना तेजी से ट्रांसफर नहीं करेगा, और इसीलिए कांच बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, जबकि तांबा बहुत ज़्यादा तेजी से कम ही समय में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए कि तांबा जो है वो ऊष्मा का अच्छा जो है चालक है या सुचालक है, जबकि कांच जो है वो अच्छा चालक नहीं है। ये इसका कारण हो सकता था। तो ये दोनों क्या होता, सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा। फिर वही बात है कि लोहे का और लकड़ी का गुटका यहाँ पे अगर दोनों को हम छुए रात के सुबह सुबह तो आपको लोहा वाला ज़्यादा ठंडा लगेगा। रीज़न फिर वही चीज़ है जो कि अभी हम आप लोगों को बताया कि ये ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका देखते हैं कौन है। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यही हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो उसका टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा जल्दी, और टेम्परेचर बढ़ना भी होगा तो वो बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण ये सब आपको दिखाई दे रहा है, मतलब महसूस हो रहा है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, गर्मी के दिन में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, बढ़ जाएगा। अब हमको लगता है छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत तेजी से हम बताने का यहाँ पे प्रयास करें। तेज हवा वाली रात्रि, जिसका है ना बर्दाश्त से बाहर वाला इंसान जो होगा वो तो है ना अभी तक वीडियो छोड़ ही दिया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो चीज़ समझना था, बहुत सारा चीज़ हम आपको बता दिए हैं। अब उसके बेसिस पे बहुत सारा आंसर जो है आपका सही होने वाला है, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगेगा। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। अब तेज़ हवा यहाँ पे चलेगा तो तेज़ हवा में ओस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होते रहता है। टेम्परेचर डिफरेंस होते रहेगा तो वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते रहेगा। तो फिर हीट जब ट्रांसफ़र होते रहेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर को गिरने नहीं देगा, तो यहाँ पे ओस बनेगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। और दूसरा एक कारण क्या होता है कि तेज हवा चलेगा तो हवा चलने के कारण आपको पता होगा वाष्पीकरण की दर जो होता है वो तेज हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग बरसात के दिन में या ठंडे के दिन में पंखा के सामने कपड़ा रख के सुखाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तो 4 ऑप्शन में ये जो ऑप्शन आपको बताया गया कि जैसे हवा तेज होता है वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है, तो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर आपका ए ही होगा। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और इसीलिए जल जब वाष्प बन जाएगा तो जल बचेगा ही नहीं, और जल बचेगा नहीं तो ऊष्मा बनेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 कथन जो होगा वो सही होगा, एक कथन जो होगा वो सही नहीं होगा। तो चलिए चारों यहाँ पे पढ़ देते हैं। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापमान को नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर एयर कूलर दोनों तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एसी हो चाहे कूलर हो, दोनों टेम्परेचर को तो क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि ठंडा करने का प्रयास करता है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। क्या आर्द्रता को एयर कूलर जो है नियंत्रित करेगा? नहीं, वो तो आर्द्रता को और बढ़ा देता है। आप देखे होंगे कूलर जो है सामान्यतः उसमें ऊपर से पानी डाला जाता है और पीछे से पंखा चलते रहता है, और यही पानी जो है यहाँ पे एक तरह से कहिए वाष्प के रूप में आपके शरीर में आ रहा है और आपको ठंडा लग रहा है, क्योंकि ये शरीर में आपका जैसे पड़ेगा ये वाष्प जो है या जल का जो कण है वो फिर से वाष्प का रूप यहाँ पे लेगा, और वाष्प का रूप लेने के लिए आपके शरीर से ही टेम्परेचर को क्या करेगा, लेगा या ऊष्मा को ग्रहण करेगा। इससे आपका शरीर का टेम्परेचर लगातार क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो आपको ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ आर्द्रता का नियंत्रण नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन सही नहीं है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी। बाकी कथन पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों कथन सही है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करती है, बिल्कुल, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करती। यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है। आपको अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो अपने आप ये गलत हो जाएगा, और ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तो आपका सही है, इसलिए ये गलत होना, और ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आप एयर कंडीशन के सामने आप रखिए, थोड़ा सा हवा जो है आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा का एहसास भी आपको होगा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो एसी जो होता है कमरा में लगा हुआ रहता है, वो क्या चीज़ को नियंत्रित करता है? तो आपको पता होगा कि दोनों चीज़ को, अभी हम लोग डिस्कस किए कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों चीज़ को वो क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस प्रकार आधारित होता है? तो सीधा सीधा कूलर ही मान लीजिए, यहाँ डेजर्ट टूजर्ट के पीछे ज़्यादा आपको भागना नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपको बताया गया था कि कूलर में क्या होता है, पानी के अंश जो है वो शरीर में पड़ते हैं, और शरीर में पानी का अंश पड़ेगा तो ये क्या
होगा, वाष्प बनेगा। और वाष्प बनने के लिए ऊष्मा कहाँ से ग्रहण करता है? शरीर से। और इसी तरह से शरीर का ऊष्मा जो है या हीट जो है धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और जब हीट कम होगा तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही तरीका होता है कि वाष्पन से शीतलन होता है, वाष्पीकरण होगा और उसके कारण शरीर जो है वो ठंडा होते जाता है। इसीलिए तो पसीना भी निकलता है। पसीना निकलेगा तो पसीना मतलब क्या हो गया? लिक्विड निकल रहा है। अब लिक्विड क्या होगा? भापें बनेगा। भापें बनने के लिए एनर्जी जो लेना है कहाँ से लेगा? शरीर से। और सब एनर्जी जब शरीर से खींचेगा तो शरीर का एनर्जी क्या होते जाएगा? डाउन होते जाएगा। डाउन होते जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डाउन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब सारा चीज़ आप पढ़े होंगे तो आसानी से समझ भी आ रहा होगा। और नहीं पढ़े हैं तो बार बार आपको कहा जा रहा है वीडियो देख लीजिए, बाद में कभी समय मिलेगा तो ये सबको बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज डिस्कस करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कि किससे ठंडा किया जा सकता है वो चलिए हम लोग देखते हैं। पानी के बहने से, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, रसोई गैस से और ठूस को पिघालने से। तो यहाँ पे अगर ठूस को या संपीड़ित गैस को छोड़ने से यहाँ पे है ना संपीड़ित करने का मतलब कंप्रेस्ड जो गैस है उसको अगर छोड़िएगा तो भी यहाँ पे हो सकता है। तो जनरली कंप्रेस्ड जो गैस रहता है अब देखिए इसको अगर कमरे को छोड़ दीजिए, आप सीधा सा मतलब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप डिओड्रेंट लगाते होंगे कभी, अगर शरीर में कभी लगाए होंगे तो उस तरह से वो डिओड्रेंट में जो गैस रहता है वो बहुत ही प्रेशराइज रूप में रहता है। और जैसे उसको आप प्रेशर को रिलीज करते हैं आपके शरीर में वो लिक्विड के फॉर्म में आता है और जैसे आपके शरीर में आएगा वो भाप बन के उड़ जाएगा और आपको ठंडा का एहसास होगा। तो आखिर संपीड़ित गैस से हम लोग ठंडा कर रहे हैं शरीर को, तो उसी तरह से कमरा को भी क्या कर सकते हैं? ठंडा कर सकते हैं। तो यही लॉजिक आपको अपना के इसका आंसर बी मानना था, ये बी हो सकता है। ठीक ना, चलिए तो इस तरह से यहाँ पे ठोस को पिघालने से, ठोस कैसे पिघलेगा या एक तरह से कहिए है ना, ये हो सकता है अगर बर्फ अगर हम माने तो हो सकता है क्योंकि आसपास के टेम्परेचर को क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ढूंढिएगा तो यहाँ पे आपका संपीड़ित गैस वाला देता है। लेकिन फिर वही चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक अगर लगाइएगा तो ठोस में तो यहाँ पे बर्फ नहीं ना लिखा है। अगर कोई चीज़ ठोस दूसरा चीज़ है, लोहा है, तो उसको पिघालने के लिए तो उल्टी हीट देना होगा, रूम टेम्परेचर में वो पिघलेगा है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था। यहाँ किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसलिए आंसर बी हम लोग लेके चल रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आंसर कोई दूसरा होना चाहिए तो आप गूगल सर्च कर लीजिए और आपको जो बेहतर लगता है उसको आप आंसर मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो देखिए गीला कपड़ा, कोई भी चीज़ का अगर कपड़ा भीगा हुआ है तो वो कैसे सूखता है? वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होना चाहिए तेजी से। और वाष्पीकरण कब ज़्यादा होगा? जब ह्यूमिडिटी कम होगा। ऑलरेडी अगर वायुमंडल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल के कण रहेंगे तो कपड़ा से वो खींचेगा क्यों? लेकिन वहीं पे ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम रहेगा या वायुमंडल में एक ही बूंद अगर मान के चलिए आपका जल है तो यहाँ पे कपड़ा को अगर टांग दीजिएगा तो ये जल को पुनः क्या कर लेगा? बहुत तेजी से खींच लेगा। और ऑलरेडी इसका पेट भरा हुआ है तो कहाँ से पिएगा भाई? टेम्परेचर भी ज़्यादा है। आप देखिए गर्मी के दिन में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, कारण क्या है? वाष्पीकरण तेज हो जाता है। लेकिन ठंडा के दिन में वाष्पीकरण कम रहता है। तो यहाँ पे देखना है हम लोगों को दोनों चीज़, ह्यूमिडिटी भी और टेम्परेचर भी। तो अगर यहाँ पे सारा चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 100% यहाँ ह्यूमिडिटी है। अभी तो सारा 100% है, मतलब उसको जितना वायुमंडल को खींचना था ह्यूमिडिटी खींच चुका है। अब क्या पिएगा ये? मतलब जितना पीना था पानी ना वो पी चुका है। 60 डिग्री टेम्परेचर है, ये भी 100% ह्यूमिडिटी है और 20 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं और नहीं तो फिर इसी में से एक बेस्ट ऑप्शन को क्या करना होगा? ढूंढना होगा। 20 डिग्री यहाँ पे आर्द्रता है और 20 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर है। अब देखिए ह्यूमिडिटी बहुत कम है और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? ज़्यादा। यहाँ दोनों में तो ह्यूमिडिटी सेम है तो यहाँ हम तुलना करेंगे किसका? टेम्परेचर का। यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा और टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण। यानी कि वाष्पीकरण और ह्यूमिडिटी का उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और टेम्परेचर और वाष्पीकरण का, एवोपोरेशन का रिलेशन जो है सीधा सीधा है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होगा? वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जमाव बिंदु घट जाता है। तो सीधा सा मतलब है यहाँ पे अगर आप जल दे रहे हैं, जल का डिग्री सेल्सियस कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर कोई ठोस चीज़ को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा तो ठोस चीज़ को तो मेल्ट करने के लिए या बॉइल करने के लिए एक्स्ट्रा आपको एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। तो बस वही कारण जो है यहाँ पे क्वथनांक बढ़ जाता है। इस ठोस को आपको लिक्विड में चेंज करना है तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। अब मान के चलिए जमाव बिंदु यहाँ घट जाता है
बोलता है। तो इस दोनों के कण के बीच में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जा रहा है, तो उसके कारण हो सकता है जमाव बिंदु जो होता है वो घट जाता है। कुल मिला के आपका आंसर जो होगा क्वथनांक बढ़ता है और जमाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु, हिमांक बिंदु क्या होते हैं, वो चीज़ आपको पूछा है। तो क्रमशः घटेंगे, यानी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे घटेगा। एक मिनट ऊपर हम यहाँ पे हम सही बताएं, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, तब ना यहाँ वाला यहाँ पे अथी होगा ना, क्रमशः यहाँ पे बढ़ेंगे, यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये ऑप्शन है, ऑप्शन ये गलत है। यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, यहाँ सी है और यहाँ पे डी है। चलिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि कोई भी ऑप्शन है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग जानते हैं। नीचे एक असर्शन कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। कथन जो है वो पढ़ते हैं हम लोग, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। नमक क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाए, बढ़ जाए। बस ये चीज़ अभी याद रखिएगा, क्योंकि नमक मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ आपको अभी बताया गया है। कारण क्या है, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम हो जाता है। अब टेम्परेचर कम हो जाता है, ये आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, कारण दिया गया है। तो क्या टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे हम नमक मिला रहे हैं, नहीं। ऊंचाई में जाइएगा तो टेम्परेचर कम होता है, नो डाउट। ये कथन जो है वो सही है, कारण जो है वो है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए ही हम यहाँ पे नमक डालते हैं। अब कहिएगा कि ऊंचाई वाले स्थान में हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो आप सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। किसी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है और इसको आप पहाड़ में ले जाए हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके बाद अब ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे आपका वाष्प में चेंज हो जाएगा, यानी गैस में चेंज हो जाएगा। मतलब ये 91 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा ही नहीं, मैक्सिमम कितना पहुँचेगा, 90 डिग्री। तो कोई अगर 110 डिग्री में कोई खाना जो है वो पकता होगा तो 90 डिग्री में कैसे पकेगा, उसको तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में। तो इसी में हम नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और बढ़ के कितना हो जाता है, 110 डिग्री सेल्सियस। अब 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वाष्प कब बनेगा, 111 डिग्री सेल्सियस में, या 110 डिग्री के बाद ही बनेगा। 110 डिग्री से तो ज़्यादा वो जाएगा ही नहीं, वो वाष्प बन जाएगा। कहने का मतलब अब यहाँ पे नमक डालने से इसका टेम्परेचर बढ़ के 90 से कहाँ तक जा रहा है, 110। तो 20 डिग्री टेम्परेचर तो एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ जा रहा है, और एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है तो खाना जो है वो जल्दी क्या होगा, पकेगा। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, अब ये भाप नहीं बन रहा है, ये क्या है, अभी तक लिक्विड है। 110 के बाद भाप बनेगा, और यहाँ तो 90 में ही क्या बन जाता था, भाप बन जाता था। तो बस बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हम लोग ऊपर से नमक डालते हैं या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर भी क्या कर देता है, अंदर का प्रेशर को यहाँ पे क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और इस तरह से यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो पानी जल्दी भाप नहीं बनता है, और पानी जल्दी भाप नहीं बनेगा तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, 110 तक पहुंच सकता है, और इसमें बहुत आसानी से कोई भी खाना बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत पर लगाई जाती है। आजकल वाटर बोतल आप देखे होंगे जो कि यहाँ पे क्या करता है, पानी का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर गर्म है तो गर्म ही रखेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रखेगा। तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शन, एल्यूमिनियम पेंट, लैंडचूर्न, रजत यानी सिल्वर पेंटिंग, और पारे की परत। तो यहाँ पे सिल्वर पेंटिंग यहाँ पे किया जाता है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है संचालन या संवहन या विकिरण द्वारा। तो इसी के कारण यहाँ पे है ना क्या होता है, टेम्परेचर जो है घटता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे बोल रहा है क्या, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। अब यहाँ पे बोल रहा है सफ़ेद कपड़ा यहाँ पे पहना जाता है गर्मियों के दिन में, इसके पीछे रीज़न क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। हम लोग जानते हैं ब्लैक चीज़ जो होता है सभी ऊष्मा को अवशोषित करता है, और वाइट चीज़ जो होता है सभी हीट को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वाइट चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा तो कम गर्मी हम लोगों को लगेगा। तो गर्मी के दिन में अगर कम गर्मी लगे तो अच्छा बात है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर 44 है, कथन और कारण फिर से
यहाँ देखने को मिल रहा है। कथन बोलता है हल्के रंगीन कपड़े गर्मियों में वरीयता दी जाती है। मतलब गर्मी के दिन में हम लोग कोई भी हल्का कलर पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीप कलर नहीं पढ़ते हैं। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। कम ऊष्मा को ग्रहण करेगा तो आपको कम गर्मी लगेगा, और ज़्यादा अगर डीप कलर का कपड़ा पहन लीजिएगा, ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। तो इस तरह से गर्मी का कम एहसास हो, इसके लिए हम लोग जो है वो थोड़ा हल्का कलर का कपड़ा पहनते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग अभी आपको बताया गया कि पसीना जो है वो लिक्विड के फॉर्म में आता है, और ये जो है वाष्प के रूप में बदलेगा। वाष्प के लिए कहीं ना कहीं से उसको क्या चाहिए, तापमान चाहिए, ऊष्मा चाहिए। वो ऊष्मा कहाँ से लेगा, शरीर से, और जैसे ये ऊष्मा शरीर से लेगा, इसका शरीर का ऊष्मा कम होते जाएगा। ऊष्मा कम होना यानी टेम्परेचर कम हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पे ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए पसीना निकालता है, और पसीना वाष्पीकृत होकर शरीर को ठंडा कर देता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। इसका रीज़न क्या है, पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है, हमारे शरीर में ऊष्मा विकिरित होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा पसीना तेज़ी से। ठीक है, आप कह सकते हैं पसीना नहीं भी रहता है तो भी हम लोगों को वहाँ पे तो हवा का मूवमेंट से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है। और थोड़ा बहुत भी अगर कोई नमी है तो वो नमी अगर वाष्पीकृत होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं वायु का अगर गति जो है वो तेज़ कर दिया जाए तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, और वाष्पीकरण का दर बढ़ गया और कोई भी चीज़ थोड़ा भी अगर कोई द्रवित बिंदु या द्रव जो है का फॉर्म जो है आपके शरीर से यहाँ पे चिपका हुआ है तो वो वाष्पीकृत होगा और कहीं ना कहीं आपका टेम्परेचर को घटाएगा, और इस तरह से आपको ठंडा का एहसास होगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है मिट्टी के घड़े निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है। तो ये जो है वाष्पीकरण होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं ये घड़ा है। अब घड़ा में ये क्या है, जल के कण है, और हम लोग जानते हैं घड़ा में छोटे छोटे पूर होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये जो जल का कण है यहाँ पे आएगा, और इसके बाद यहाँ पे गर्मी लग रहा है, गर्मी के कारण ये जो है या जिसके कारण भी ये पूर से आएगा, ये वाष्प के रूप में ये बाहर चला जाएगा। अब इस कण को वाष्प के रूप में बाहर जाना है, तो बाहर का कोई कण इसको आके एनर्जी देगा, ये तो संभव नहीं है। ये जो पानी का जो गतिज ऊर्जा है उसी से ये टकराएगा, और ये जो ऊर्जा है वो इस कण को ट्रांसफ़र कर देगा। इस कण में एनर्जी जो है वो ज़्यादा होने लगेगा, और इतना ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा कि एक समय वो वाष्प बन जाएगा। तो इसको ज़्यादा एनर्जी देने के चक्कर में अंदर वाले जल के जितने भी कण हैं उसके एनर्जी लगातार क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, और लगातार यहाँ पे एनर्जी कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर क्या होते जाएगा, डाउन होते जाएगा। और इस तरह से टेम्परेचर डाउन होने के कारण यहाँ पे आपका जो घड़ा का पानी होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है। तो ये सब सारा चीज़ घटनाक्रम जब आपको एवेपोरेशन पढ़ाया जा रहा होगा, या जब आप खुद से भी एवेपोरेशन पढ़े होंगे 9th या 10th क्लास में शायद पढ़े होंगे, तो वहाँ पे भी ये सब सारा चीज़ मिलता होगा। 9 या 10 क्लास में ये सब दिया गया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर बेसिक भी आपका पढ़ा हुआ है तो ये सब चीज़ जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। एक विशेष दिन व समय में चूरू राजस्थान में आपको पता होगा 48 डिग्री व शिमला में 24 डिग्री का तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री और शिमला में 71 डिग्री पर रखा जाता है। दोनों में कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है चूरू में बोल रहा है कि अभी टेम्परेचर कितना है, 48 डिग्री, और कोई 95 डिग्री को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपका 95 जो डिग्री है वहाँ का पानी को वहाँ पे रखा जा रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पे शिमला जो है उसका टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री, और यहाँ पे जो है जो पानी का प्याला है वो कितना डिग्री सेल्सियस में रखा गया, 71 डिग्री सेल्सियस में रखा गया। एक चीज़ अगर ध्यान दीजिएगा तो दोनों का डिफरेंस जो है 47 है। 95 में अगर 48 निकालिएगा तो यहाँ पे 48 डिफरेंस कीजिएगा तो 47 यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर 71 में 2 यहाँ पे 71 में 24 डिग्री को अगर माइनस कीजिएगा तो भी 47 दिखेगा। तो दोनों का जब डिफरेंस सेम है तो वहाँ पे वो जो है समान समय में ही उसका ताप जो है कमरे के ताप पर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिफरेंस को क्या करना है, न्यूटन का शीतलन नियम अगर पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस सेम होने के कारण इसका जो ठंडा होने का रेट होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। चलिए, ग्रीष्म काल में आई ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम देखिए ये कुछ होगा यहाँ पे पहचान में नहीं आ रहा है। अगला ऑप्शन देख रहे हैं, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाली होती है, उमस वाली होती है। तो उमस वाली यहाँ पे होता है। ग्रीष्म काल में आई ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाली होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऊष्मा का अनुभव तब होगा जब यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहेगा। आप देखिए, आपको कभी कभी बताया गया भी होगा, अगर
कम टेम्परेचर में ही अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो असहनीय हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होता है। अब देखिए बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में उतना ही टेम्परेचर, अगर 40 डिग्री भी टेम्परेचर पहुंच रहा है तो आप उसको सह लेते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर बरसात के मौसम में 40 डिग्री पहुंच जाए तो असहनीय होने लग जाता है, क्योंकि बरसात में हम लोग जानते हैं वायुमंडल में ह्यूमिडिटी का मात्रा बढ़ जाता है, और ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगा तो उमस जो हम लोग बोलते हैं ना, वो आपको एहसास होने लगेगा, और इस तरह से शरीर जो है बहुत ज़्यादा असहनीय या है ना एक तरह से अलग टाइप से फील होने लगेगा, बहुत है ना परेशानी आपको लगेगा। शुष्कता दशा संदर्भित करती है। शुष्कता मतलब हम लोग क्या समझते हैं, निम्न ताप, निम्न आर्द्रता, यही होगा, क्योंकि वायुमंडल में ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा तो हम कहेंगे शुष्क हवा है। कथन फिर से यहाँ पे दिया जा रहा है और कारण भी दिया जा रहा है, पढ़ते हैं कथन और कारण क्या है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता, ये तो बिल्कुल अभी हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ता है, दाब बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है, घटता है। तो ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। वायुमंडल के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है, हमारे ऊपर वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये चीज़ आपको बताना है कि वायुमंडल जो है पूरा, हमारा पृथ्वी जो है वायुमंडल से ढका हुआ है। अब पूरा वायु का भार हमारे शरीर में लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका पीछे लॉजिक क्या है, हमारे रक्त वायुमंडलीय दाब के कुछ अधिक दाब डालता है, मतलब रक्त जो ब्लड प्रेशर है इस दाब से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और इसके कारण हमको एहसास नहीं होता, और पहला ऑप्शन ही आपका सही है। कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। अगर तापमान किसी भी चीज़ का बढ़ाइएगा तो उसका श्यानता, विस्कोसिटी जो होता है वो कम होता है। आप है ना मधु का एग्जांपल ले लीजिए, मधु को अगर ठंडा रख के अगर ज़मीन में उड़ेल दीजिएगा तो विस्कस वो ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा दूर बहेगा नहीं। लेकिन उसी को आप गर्म कर दीजिए, घी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, गर्म कर दीजिएगा तो एक कण दूसरे कण से बहुत दूर हो जाएगा और वहाँ घर्षण कम लगेगा, विस्कोसिटी अपने आप कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होता है, बढ़ता नहीं है। तापमान वृद्धि में अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, तो ये कारण ठीक है। अगर टेम्परेचर हम किसी को भी देते हैं तो वो जो है गतिज ऊर्जा में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पड़ता है। आपको बताया गया कि दाब अगर बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से खाना जल्दी पकने लग जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या बोलता है उसको देख लीजिए, अधिक दाब पर पानी अधिक तापकरण पर उबलते, अधिक तापकरण पर उबलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ गया। अब फिर से हम एक बार बताएं, लेकिन फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। अगर मानिए चलिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अभी सामान्य कंडीशन में भी लीजिएगा जल का तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको प्रेशर कुकर के अंदर रख दीजिएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अधिक तापकरण पर उबलता कब है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा और उबलेगा और भाप बन जाएगा। तो ये जो है अधिक तापमान पे उबलेगा, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर कितना का डिफरेंस मिल रहा है, 10 का डिफरेंस मिल रहा है। अगर यहाँ पे 10 का डिफरेंस मिल रहा है, 10 अधिक यहाँ पे लग रहा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे पानी का हो जा रहा है, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो खाना भी क्या होगा, जल्दी पकेगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ये दो बार हम यहाँ पे समझा, उम्मीद करते हैं अगर पिछले बार नहीं भी समझ में आया होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आपके पास जो इससे संबंधित जो नोट्स है जिससे इसको आप पढ़े हैं इस टॉपिक को, वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्ण बन जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर के अंदर फिर से वही चीज़ है, ताप निर्भर करेगा ऊपर के क्षेत्रफल, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, ऊपर का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 56 का ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा आज वीडियो जो है वो लंबा जाएगा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही कथन कारण वाला सवाल हो गया है, शॉर्टकट क्वेश्चन यहाँ पे मिला नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे हम आपका। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आपको पता है 4 डिग्री में इसका घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो शुरुआती में इसका आयतन जो है वो क्या होगा, घटेगा, और फिर 4 डिग्री के बाद इसका आयतन जो होता है वो बढ़ता है, तो इसलिए पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री से इसको 3 डिग्री तक घटाया जाए, तो 9 डिग्री से 3 डिग्री तक होगा तो आयतन क्या होगा, उसका घटते जाएगा। लेकिन 4 डिग्री के बाद जो है 0 डिग्री तक जब तक नहीं पहुंचेगा आयतन क्या होगा, बदलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे पानी जमने तक वो क्या होगा, एक मिनट, ये नहीं होगा, आयतन पहले घटेगा बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री वाला रिलेशन अगर याद रखिएगा ना कि घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो
बस इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, उसका आयतन जो हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, और आयतन ज़्यादा हो जाएगा तो जगह ज़्यादा मांगेगा, डिमांड करेगा, जगह मिलेगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। बोतल के बाहर तापक्रम अंदर से, 1 मिनट, यहाँ पे ये होगा, पानी जमने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये ज़्यादा वॉल्यूम ले लेगा, जितना वॉल्यूम इसको चाहिए था उससे ज़्यादा अगर हमारे ये क्या करेगा, फैलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फटेगा ही फटेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। सेम टू सेम वही रीजन है। जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछले वाले टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रात अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। मतलब अगर मौसम साफ है तो वो ठंडा रहेगा, लेकिन वही चीज़ अगर बादल क्लाउड आपको दिखे तो यहाँ पे आपको कहता है थोड़ा सा ज़्यादा गर्म आपको एहसास होता है। क्यों? क्योंकि जो हीट है उसको ऊपर जाने देता नहीं है और वो नीचे ही रह जाता है, और नीचे रह जाएगा तो वो वातावरण को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। तो यहाँ से गया ऊष्मा वापस यहीं पे आ गया, और इस तरह से हम लोगों का पृथ्वी का जो निचला हिस्सा हो जाता है वो गर्म हो जाता है जब भी बादल यहाँ पे छाए रहते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। मतलब यहाँ पे मान चलिए वायुमंडल का गुब्बारा है, ये तल से हम इसको छोड़ दिए, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, गुब्बारे की अमाप में कमी आएगी, यानी कि ये जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ऐसा वो यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे बोलता है गुब्बारे के चपटा होकर चक्रीय प्रकार का आकार हो जाएगा, ये चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, ये दिया गया है। लास्ट में दिया है गुब्बारे के अमाप और आकार में पहले के समान रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही है, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, यानी कि ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है, वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो बाहर से प्रेशर जो इसको लग रहा था ना, यहाँ पे मान चलिए ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लग रहा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बाहर की ओर क्या होगा, ये फूल जाएगा या आकार में थोड़ा सा वृद्धि कर लेगा। तो वायुमंडलीय दाब कम होने से इसका आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बल्कि आकार में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे गलत कथन को आपको क्या करना है, बताना है। सबसे पहला जो कथन है वो है, तापमान में बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आपका सही है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये है ना आपका गलत हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो गलत होगा। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है बल्कि प्रभावित नहीं होता है। आयाम और फ्रीक्वेंसी परिवर्तन में वायु के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। आंसर आपका दिया गया है सी। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग जो है वो कम हो जाता है। इसका से संबंधित एक आध प्रश्न आगे भी आपको देखने को मिलेगा। पानी जब आता है उस समय के दौरान वाला, उस टाइप से वाला क्वेश्चन है, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो ये हम लोग आराम से पढ़ते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। किसी भी टेम्परेचर अगर घटाना है, कहीं पे भी टेम्परेचर घटाना है तो वातावरण को बंद रखना होगा। एसी चला दीजिएगा, गेट अगर नहीं बनेगा तो पूरा दुनिया को थोड़ी ठंडा कर लेगा। तो बंद वातावरण जब तक नहीं रहेगा तब तक किसी भी चीज़ को आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे एसी जो चल रहा हो उसका बंद कमरा हो। खुला कमरा कर दीजिएगा तो उतना ठंडा नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में विकिरण से ऊर्जा क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 से 280 नैनोमीटर। सौर विकिरण निम्नलिखित से किस पराश में आपको देखने को मिल जाएगा? तो सौर विकिरण मिलेगा लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास में। क्वेश्चन नंबर 68, दृश्य प्रकार का तरंग दैर्ध्य यहाँ पे दिया गया है। दृश्य जो हम लोग विजिबल होता है वो कहाँ से कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये 390 यानी 400 मोटा मोटी मान सकते हैं से 780 के नैनोमीटर के आसपास। अगला यहाँ पे दिया गया है, मानव आँख दृश्य प्रकाश की जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, मतलब मनुष्य जो है बहुत आसानी से उसको देख सकता है। ये रटने वाला चीज़ है, कहीं पर पढ़ लीजिएगा, कैलकुलेशन के चीज़ ये सब है नहीं। 5500 एंगस्ट्रॉम। तरंग प्रकाश विकिरण की प्रकृति है। तो जो प्रकाश है, लाइट वाला चैप्टर अब हम लोग आगे हैं, तो ये किस तरह का प्रकृति रखता है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण। तो तरंग तो ये है ही है, फोटोन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये ऊर्जा का एक पैकेट होता है। तो इस तरह से दोनों नेचर का यह देखने को मिलेगा, तरंग भी और
कण भी। केमिस्ट्री वाला जो हम वीडियो डालें उसमें आप देखिएगा तो ये पता चल जाएगा, वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम समझाने का प्रयास किए वहाँ पे। प्रकाश की सीधी रेखा में चलता प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बहुत छोटा होता है और बहुत छोटा होने के कारण वो आपको सीधा रेखा में दिखाई देगा। निम्नलिखित किसका वेग अधिकतम होता है? तो वेग किसका अधिकतम होगा? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, पराध्वनिक का। तो प्रकाश का होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये चीज़ आपको बताना है। तो सत्य कथन जो है पहला वे देख लेते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। एकदम पहला स्टेटमेंट ही सही है, तो गलत स्टेटमेंट हम अभी पढ़ने नहीं जा रहे। प्रकाश की शून्यावकाश में वेग मतलब निर्वात में पूछा जा रहा है, निर्वात में कितना है? तो अभी आपको बताया गया 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अब वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी होगा। निर्वात प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो यहाँ पे गति बोल रहा है कि गति जो है सबसे कम होना चाहिए, तो किस में? तो इस तरह से प्रकाशता जो सघन होगा उसमें, तो कांच जो होता है प्रकाशता सघन होता है और इसीलिए यहाँ पे आपको ये स्पीड जो है न्यूनतम देखने को मिलेगा। 77 बोलता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय क्या होता है? थोड़ा सा आपको कम बेसी यहाँ मिल सकता है, लेकिन 3-4 ऑप्शन जो मिल रहा है 4.2, 4.8, 3.6 और 8.5, इसमें आपको भी पता होगा कि सबसे बेटर ऑप्शन जो है 8.5 मिनट ही होगा। 78 बोलता है प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ घर नहीं होगा, यहाँ चर, जो चर प्रभावित होते हैं वो क्या होंगे? मतलब अगर कोई वायु से लाइट जो है वो कांच में जा रहा है तो क्या चीज़ प्रभावित होगा, वो चीज़ देखना है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग है, वेग और आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा, तरंगदैर्घ्य और वेग। दो चीज़ है, एक लेमडा प्रभावित होगा और दूसरा जो होता है वो उसका वेलोसिटी प्रभावित होता है, फ्रिक्वेंसी प्रभावित नहीं होता है ना। चलिए 79, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहता है? अभी जो आपको बताएं फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होता है, वही चीज होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो सघन है और उसके बाद वो कहाँ जा रहा है? विरल जा रहा है, तब क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसकी चाल बढ़ जाती है क्योंकि सघन माध्यम में चाल क्या होता है? कम होता है, और विरल में ऐसे भी हम बोलते हैं ना, ट्रैफिक वाले जगह में हम लोगों का स्पीड जो है कम हो जाता है, जहाँ ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे स्पीड जो होता है बढ़ जाता है। तो लाइट में भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि सघन माध्यम इसकी चाल जो है वो सघन माध्यम से जब विरल में आएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और यह अभिलंब से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। तो 80 का ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा के रूपांतरण में से होगा ना, हाँ तो ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले वाले टेस्ट सब में यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे, तो वहाँ पे भी इस टाइप के कुछ प्रश्न आपको देखने को मिले थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में, जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं, में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? जैसे CFL वगैरह में सब में आप देखिएगा उसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियोन। तो ये नियोन गैस का यूज किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना है? तो ये जो साबुन का रंग है उसमें साबुन का पतला झाग है उसमें जो चमकदार रंग आपको दिखता है उसका कारण क्या आपको पूछ रहा है? तो बहुत ज़्यादा लाइट का परावर्तन होता है, व्यक्तिकरण होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? चमकता है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश के बारे में यहाँ पे दिया है वो जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, तब वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये जा रहा है। बाकी सब में यहाँ पे विरल से सघन दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो लाइट को कहाँ से कहाँ जाना होगा? सघन से विरल की ओर। और चारों ऑप्शन में केवल यहीं पे दिखेगा कि ये सघन है और ये विरल है। बाकी जल यहाँ पे विरल है, कांच सघन है। वायु विरल है, जल सघन है। वायु विरल है, कांच सघन है। तो इस तरह से एक ही दिखा जो कि सघन से विरल है वो है हीरे से कांच। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है, कंप्यूटर अगर पढ़ रहे होंगे आप लोग तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक मीडियम के तौर पे, और इंटरनेट में यही ऑप्टिकल फाइबर जो है पूरे एक तरह से कहिए फैला हुआ है पूरे देश में या विश्व में। और उसके बाद है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग उसको टावर के माध्यम से क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं और हम लोग बात कर पाते हैं।
या कोई चीज़ इंटरनेट या इंटरनेट का हम लोग यूज कर पाते हैं। 85 में यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ही काम करता है। फिर दिया है ऑप्टिकल फाइबर संचार के संकेत को किस रूप में प्रवाहित करता है, मतलब वो जाता किस रूप में, किस फॉर्म में जाता है, तो ये जो जाता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है ऑप्टिकल फाइबर। आगे देखते हैं मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप जो है वो किस, आप देखे होंगे, अगर इमेज नहीं देखे हैं तो इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा एंडोस्कोप का। इसको पेट के अंदर अगर कोई चीज़ अगर आपको जानना है तो उसके लिए यूज किया जाता है और वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही काम देता है। तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हो सकता है। टोटल इंटरनल को, टोटल को यहाँ पे सकल जोड़ जाड़ के जो लिखते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद, उस टाइप से यहाँ पे लिखा गया। मरीचिका का कारण क्या है, तो प्रकाश का क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बोलता है स्थलीय तापन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया। मरीचिका के लिए कौन सा काम है, मतलब कोई चीज़ आवश्यक है, तो यहाँ पे देखिए स्थलीय तापमान। तो स्थलीय तापमान ये तो ठीक है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है। परावर्तन होता है तो सघन से कहाँ चला जाता है, विरल चला जाता है, लेकिन सघन से सघन ही माध्यम में लौट जाता है, इसलिए परावर्तन तो नहीं होगा। दो ऑप्शन को काटिएगा तो पहला दूसरा कट गया, बच गया एक और, है ना, मतलब केवल एक और तीन और केवल 4। तो प्रकाश का विवर्तन में नहीं होगा, विवर्तन में मुड़ना होता है, तो मुड़ता वैसा नहीं है, तो आपका 4 भी नहीं होगा, 1 और 3 होगा। प्रकाश का स्थलीय तापन और प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। तापन के, स्थलीय तापन से क्या हो जाता है, नीचे का तापमान जो है बढ़ जाता है और ऊपर का तापमान कम रहता है। तापमान कम रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सघन ज़्यादा और तापमान यहाँ पे ज़्यादा, तो वायु क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, विरल। तो इस तरह से लाइट जब सघन से विरल आता है तो वो क्या होता है कि सघन में ही लौट जाता है, और इस तरह से कोई भी चीज़ है तो उसका इमेज जो है वो बनता हुआ दिखता है और लगता है वहाँ पे पानी है, और लोग वहाँ पे या जानवर वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि पानी वहाँ पे नहीं है, और इसी को हम लोग मरीचिका नाम का घटना दिए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो क्या होता है, जगमगाता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है, फंडामेंटल, है ना, वो रीज़न क्या है जिसके कारण वो चमकता है। तो फिर वही चीज़ जो अभी आपको बताया गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा और इसीलिए यहाँ पे आपको ये जो है चमकता हुआ देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका काफ़ी, है ना, ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, किसी वस्तु के 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं होलोग्राफी। ये आप लोग देखे भी होंगे, बहुत जगह होलोग्राफी का आजकल यूज होता है। कोई चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है उसके लिए भी, पहले से भी होता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आज ही कल हो रहा है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं, होलोग्राफी का करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए ये सीधे सीधे रोस्टर स्कैन है, आप देख लीजिएगा, रोस्टर स्कैन गूगल में सर्च कर लीजिएगा या यूट्यूब में इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगा। रमन इफेक्ट का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। कहाँ आर पार जाती है, तो जितने भी पारदर्शी माध्यम है जैसे जल हो गया उसमें आपको देखने को मिलेगा रमन इफेक्ट। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। कार्टस क्रिस्टल है, टाइटेनियम नीडल है, लेज़र बीम है और बेरियम टाइटेनिक सेरेमिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। एक सीडी ऑडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। सीडी को अभी कभी धूप में देखिएगा तो जैसे इंद्रधनुष का कलर आपको दिखता है उसी तरह से सीडी देखने को मिलेगा। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, सेकेंडरी, है ना, मेमोरी के तौर पर इसको जाना जाता है। तो इसका कारण क्या है चमकीला दिखने का, तो परावर्तन और विवर्तन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन जो है इसका मेन रीजन होता है चमकने का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बोलता है कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया और 4 कथन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे कथन है और यहाँ पे पूछा है कौन सही है और कौन गलत है। तो हम लोग एक एक स्टेटमेंट के साथ ही देखते चलते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पे आपका सही को हम लोग ढूंढ लेते हैं और गलत को भी ढूंढ लेंगे ताकि पता चल जाए कौन सही है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की से कहीं अधिक होती है, तो नहीं। एक फार्मूला है स्कैटरिंग का, अगर देखिएगा तो स्कैटरिंग जो होता है 1/λ4 होता है। तो अगर किसी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि दीर्घ तरंग वाले प्रकाश का प्रकीर्णन
लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। तो अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका क्या होगा, कम होगा। तो स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जिसका भी वेवलेंथ ज़्यादा होगा स्कैटरिंग कम होगा। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति के लगभग 0.95 गुना होती है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलनमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। चौथा बोलता है अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु तरंग रेडियो तरंग का प्रभाव करती है। तो ये डॉपलर इफेक्ट में भी हम लोग ये सब सारा चीज़ पढ़ते हैं कि ट्रैफिक पुलिस में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पुलिसिंग में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 3 और 4। चलिए 99 हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। देखते हैं फिर से यहाँ इस क्वेश्चन में कथन कारण जो है इस सेट में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिला था। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कौन कथन सही है, कौन कथन गलत है। तो यहाँ पे पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है और दूसरा कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर मिल जाएगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, तो यहाँ पे कारण क्या है। देखिए यहाँ पे इस तरह से सैटेलाइट से अगर काम कर रहे हैं तो ये यहाँ तक ही देगा, इस साइड तो नहीं देगा। तो पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए ये नहीं दे पाता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए कौन सा प्रयुक्त तकनीक किया जाता है। अगर कोई ऑडियो फाइल को आपको या ऑडियो डाटा को भेजना है तो ऑडियो डाटा को आप किस में भेजते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो 3 तरह का मॉड्यूलेशन होता है, एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो साउंड जो हम लोग भेजते हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से भेजते हैं और टीवी में जो दृश्य होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है, उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा, हम सीधे यहाँ पे आंसर पढ़ दे रहे हैं। अभी नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, उल्टा और वास्तविक होगा। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है। कि एक आंख से हम जो है वो जितना बेहतर तरीके से नहीं देख सकते हैं उतना 2 आंख से देख सकते हैं। इसका कारण है कि दूरी और गहराई का एहसास होता है, दोनों आंख रहेगा तो। चलिए फिर है यहाँ पे 105 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोलता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनाओं में से कारण है। मतलब हम लोग को सूर्य ग्रहण को सीधे सीधे देखने के लिए नहीं कहा जाता, उसके पीछे रीज़न क्या है, उससे आंख खराब भी हो सकता है अगर देखें तो। परावैज्ञानिक किरण वहाँ से आते हैं, अल्ट्रावायलेट रे आते हैं जो कि हम लोगों की आंख को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। किसी तारे का रंग रंग दर्शाता है, उसका रंग जो है अभी आपको हम कुछ समय पहले बता रहे थे कि उसका जो रंग है वो उसका टेम्परेचर को बताता है और टेम्परेचर से उसका आयु भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। रंग से आयु भी पता चलता है ना। तो यहाँ पे आयु तो दिया नहीं है, तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यहाँ पे कर सकते हैं। वो ब्लैक होल वाला क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा था। 107 में यहाँ पे देखते हैं वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश पूरा क्या हो जाता है, डिस्पोर्स हो जाता है, ऐसा छितरा जाता है। तो उसका कारण क्या है, धूलकण से लाइट यहाँ पे टकराएगा और वो क्या होगा, छितरा जाएगा, डिस्पोर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग जो है वो लाल हो जाता है। यदि सायान और मैजेंटा रंग को 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद करने पर रंग जो होता है वो नीला हो जाता है। और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन क्या है, सही है। दोनों कथन सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्ज़ाम हॉल में बहुत परेशानी होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके मिलने से किस तरह का कलर बनता है। ये सब कन्फ्यूजन आपको एकदम हो जाएगा, और ख़ासकर अगर प्राइमरी कलर नहीं दिया तब तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए एक फिगर है, फार्मूला फिगर आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से 3 राउंड बनाइएगा और इसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। और RBG इस तरह से जाइएगा, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अब यहाँ पे वाइट है, उसके बाद यहाँ पे मेजेंटा है, येलो है, यहाँ पे मेजेंटा होगा और यहाँ पे सयान होगा और बीच में तो वाइट मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी दे दे तो आप देखिएगा इसको यहाँ पे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे बोलता क्या, मैजेंटा और पीले रंग को मिलाने से यहाँ पे काट दिए तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो देखते हैं मैजेंटा और यहाँ पे येलो, तो इन दोनों को मिलाने से ये क्या बन रहा था, लाल बन रहा था।
और यही इसी में हम लोग क्या मिला देते हैं, अगर ये जो है यहाँ पे सियान अगर मिला दीजिएगा, जो कि किसका कलर है आपका, ग्रीन और ब्लू का, तो ये क्या हो जाएगा, वाइट आपका हो जाएगा। तो इन दोनों के मिलने से ये रेड बन रहा था। तो इसी तरह से इसको भी आप देख लीजिएगा कि सयान जो है और मैंजेटा का रंग जो है, दो वृत्तों को काटते हैं तो प्रतिच्छेद का रंग नीला होता है। सियान और मैंजेटा देख लीजिए, सियान सियान और ये जो मैंजेटा है, तो ये नीला रंग तो दिख ही रहा है। तो सीधा सा मतलब है, इस फिगर को बनाइएगा तो बनेगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं क्या बोलता है। प्रकाश का रंग जो है वो क्या निर्धारित करता है। अगर लाइट का कलर आ रहा है तो वो निर्धारित क्या करेगा, तो हम लोग विवग्योर पढ़ते हैं, वो जो होता है कलर के अनुसार, तरंगधरे के अनुसार ही अलग अलग कलर में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक्चुअली जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या बताता है, किसी भी प्रकाश का या लाइट का कलर को बताता है। तो वेवलेंथ डिपेंड करता है। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, प्रिज्म जो होता है ना, 7 कलर में क्या हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाता है, सबका तरंगधरे क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। निम्न में से किस रंग का तरंगधैर्य सबसे लंबा होता है। तो देखिए एक फार्मूला आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा, हम फिर भी बता दे रहे हैं, विवग्योर करके होता है। अब इस क्वेश्चन बस इतना याद रहिएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन अभी जो पूछा जा रहा है, अभी फिलहाल 1-2 क्वेश्चन आएगा जो कि इससे रिलेटेड होगा, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो तरंगधैर्य यहाँ पे सबसे लंबा होगा हरा, पीला, लाल और नीला। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है आपका रेड जो है सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य, यहाँ पे तरंगधैर्य सबसे ज़्यादा है, और इसका तरंगधैर्य लैम्डा जो है वो सबसे कम है। तो लाल यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, विवग्योर में वी और रेड ना दे के बीच वाला भी दे देता है। तो आपको ये अगर याद होगा तो कोई भी चीज़ उठा के दे देगा तो आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे कम तरंगधैर्य, तो यहाँ सबसे कम देखना है, तो लाल है, पीला है, नीला है, बैगनी है। तो इस तरह से बैगनी जो हो जाएगा वो सबसे कम हो जाएगा। विवग्योर चाहिए आपका बैनी पी नाला, ऐसा हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये हो जाएगा वायलेट। निम्नलिखित में किस में उच्चतम ऊर्जा होगी, फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा होगा, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, तो जिसमें वेवलेंथ कम होगा उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। नीला में फ्रीक्वेंसी कम, लैम्डा कम है, और लैम्डा कम होने के कारण इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 113 बोलता है, कथन प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा है, पूर्णविराम नहीं होगा, की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वेवग्योर से ही यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। ये आपको उम्मीद है, ये रिलेशन पता है, जितना बड़ा वेवलेंथ होता है फ्रीक्वेंसी उसका कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसमें एनर्जी भी कम होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे तुलना जो किया गया है वो किससे किया गया है, ग्रीन से किया गया है। ग्रीन में अगर यहाँ पे देखिएगा तो ग्रीन का अगर हम रेड से तुलना करें तो यहाँ पे तो ये छोटा ही होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी कि ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, तो लाल थोड़ी ऊर्जा इसके पास ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लाल का फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, लाल प्रकाश का तरंगधैर्य हरे प्रकाश के तरंगधैर्य से अधिक होता है। बिल्कुल, कि लाल का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, और हरा का जो वेवलेंथ है कम है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको लगता है जो लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट या सेकेंड थर्ड वाला जो होगा वो सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है ए गलत है और आर सही है, लास्ट वाला जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, और कुछ सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, मतलब जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देता है उस भाग से कौन यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो फुफुंद कुछ इस तरह से करते हैं, ऐसा आंसर दिया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं वो ज़्यादा होता है।
तो इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ प्रकीर्णन ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसका ये फार्मूला भी आपको बताए थे, ये फार्मूला है, वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होगा तो हाँ प्रकीर्णन इसका कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो ज़्यादा दूर तक क्या हो सकता है, जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 बोलता है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और अभी आपको बताया गया ये प्रकीर्णन वाला घटना जो होता है सबसे कम होता है रेड में। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो बड़ा होता है, और जिसका हर का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका जो अंश का वैल्यू इधर जो हो जाएगा, स्कैटरिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से ठीक है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो नीले आकाश प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये चीज़ यहाँ पे होगा। तो ये जो है प्रकीर्णन के कारण आपको दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले आता था काला, ये दिखाई देगा। फिर यहाँ पे देता है समुद्र का नीला रंग जो हम लोगों को प्रतीत होता है उसके पीछे लॉजिक क्या है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद 121 में बोलता है हमें हरी घास का रंग दिखाई देता है क्योंकि। तो रंग जो है घास का वो हरा आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो यह हरे रंग के प्रकाश की हमारी आंखों को परिवर्तित करता है। तो कोई भी चीज़ जिसको रिफ्लेक्ट करता है वही कलर आपको दिखाई देगा। तो ये अगर ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, ग्रीन ही दिखाई देगा। पराशरीय विश्व की संकल्पना आधारित है, किस तरह से आधारित है? तो डॉपलर इफेक्ट से यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे आधारित है बोलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं पे। मान लीजिए पृथ्वी का पश्चिमगामी हो रहे रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग से 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी पर प्रेक्षक को किस रंग का दिखाई देगा? और यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है पीला। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है हमको आइडिया नहीं है, आप खुद इसको अगर कहीं मिलेगा तो इसको ढूंढ लीजिएगा। 124 बोलता है कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, ऐसा यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये उत्तल दर्पण में बहुत ईजी है। दाढ़ी बनाने के लिए क्या किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल, यानी कि बड़ा इमेज देखना है तो बड़ा इमेज देखना है तो अवतल कर लेना है, और छोटा इमेज देखना है तो उत्तल कर लेना है, सीधा सा मतलब है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो अवतल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 126 की ओर आगे बढ़ते हैं। 126 क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। 126 बोलता है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो यहाँ पे ऊपर उजाला नीचे काला, ये आपका सबसे अच्छा होगा। अच्छा ये क्यों बोल रहा है ऊपर उजाला? क्योंकि छाते का कलर अगर ऊपर में उजाला होगा तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, सारा लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। नीचे काला हो जाएगा तो वो नीचे काला हो जाएगा, तो अगर कुछ बहुत अंदर आ भी जाएगा तो वो काला रंग उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर सबसे बेस्ट मिलता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है खगोल दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, किस तरह का प्रतिबिंब होता है वो आपको बताना है। तो काल्पनिक और बड़ा होता है। जब दो समानांतर समतल बीच दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? तो अनंत होती है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा तो 2 थीटा होगा। फिर है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, ये आपका पूछा जा रहा है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि वेवग्योर जो बनता है वो प्रिज्म से ही तो गुजारा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रंग यहाँ पे क्या होते हैं, निकलते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो वही वेवग्योर वाला आप कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा नीला, हरा और ग्रीन। तो यहाँ पे अब वेवग्योर जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है वो है। तो यहाँ पे आपका नीला, हरा और ग्रीन जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके पीछे कौन सा कारण है? मतलब जब पानी आता है तब उस समय इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है, इसका कारण क्या है वो चीज़ है पूछा जा रहा है। तो परिक्षेपण जिसको हम लोग डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं वो भी है, सही है। अपवर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, और इस तरह से आंसर आपका डी हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के माध्यम से दिखाई देता है? तो कौन सा रंग जो है वो इंद्रधनुष के माध्यम से दिखाई देता है? तो हरा रंग। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्टे होते हैं, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है, वो क्या होगा, बैगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो किस दिशा में दिखाई देगा 12 बजे? तो किसी दिशा में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसको या तो पूरब में होना होगा या तो पश्चिम में होना है। सीधे रहेगा तो फिर वो ना डिस्पर्स होगा ही नहीं, या वो दिखाई ही नहीं देगा आपको, बनेगा ही नहीं इंद्रधनुष।
या नहीं दे सकते हैं बोला है। कथन और कारण फिर से यहाँ पे मिल रहा है 136 में, एक छड़ी की जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो घड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण दिया है, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी एवं झुकी हुई होने के आभास देती है। ये कथन और कारण क्या किया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कथन सही है, कारण जो है वो यहाँ पे गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकीर्णन के घटना नहीं है, ये अपवर्तन का होता है। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपवर्तन का घटना होता है। तो इस तरह से यहाँ अपवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट दिखाई देता है। अगर आप देखे होंगे तो ये दिखता है ना, बाल्टी का जो तल होता है वो भी ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। एकदम बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है, एकदम सही है। 138 है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह किसके है? तो वायु का बुलबुला कैसा दिखेगा आपको? अवतल आकार का दिखेगा, अवतल दर्पण के जैसा, सॉरी अवतल लेंस के जैसा वो क्या करेगा, काम करेगा। 139 है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, फिर से वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अवतल उत्तर ना देख के यहाँ पे दे दिया है अपसारी अभिसारी। तो अपसारी जो होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं या डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर उसको जानते हैं। 140 है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो कितने ऊंचाई होना चाहिए? तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा हो जाएगा तो मिल जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, क्योंकि सीधा दिखाई देता है ना, तो अनंत होता है, इसीलिए वो जो है आपको मतलब इसका आंसर जो होगा अनंत। अगर थोड़ा बहुत भी कम रहता है तो इस तरह से वक्र दिखाई देता है। इसीलिए ना हम लोगों का पृथ्वी जो है बहुत बड़ा त्रिज्या है, 6300 है ना, 78 किलोमीटर के आसपास हम लोग देखते हैं त्रिज्या, इतना बड़ा त्रिज्या, इसलिए हम लोग ऊपरी सतह देखते हैं तो कभी लगता ही नहीं है कि ये कर्व है, ये तो लगता है फ्लैट है। तो इसका रीज़न ये है। 142 बोलता है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबंध देखने के लिए आवश्यक दर्पण, बस इसका आधा कर दीजिए, तो आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.75 मीटर आएगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि के लिए हम लोग किसका काम लेते हैं? तो उत्तल लेंस। ये आप लोग दृष्टि दोष में जरूर पढ़े होंगे। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा है। कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल। जो दोष लिखा रहता है वही दोष नहीं होता। जैसे दूरदृष्टि दोष है, नाम में तो दोष है, लेकिन वो क्या हो रहा है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। लेंस नभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही होगा। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस नहीं बल्कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये गलत है और पूछा गया था गलत, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। 144 के बाद 145 है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है आपका नतोत्तर या कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। कॉनकेव, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स नहीं, है ना। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे आपका अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। फिर 146 से यहाँ पे देता है मायोपिया दोष को ठीक करने के लिए आपका कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। उसके बाद है 147 है, बोलता है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में अगर कोई काम आ रहा है तो उसके लिए कौन सा काम हो रहा है? तो यहाँ पे उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस कौन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दूरदृष्टि दोष होगा, और दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है, और निकट का नहीं दिखता है तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। तो इस तरह से यहाँ पे दूरदृष्टि दोष होगा और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। तो यहाँ पे अगर लेंस का समायोजन क्षमता यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है तो इसी के कारण हम लोग जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ को स्पष्ट देख सकते हैं, चाहे नज़दीक का हो चाहे दूर का हो, तो उसका समायोजन क्षमता यहाँ पे काम करता है। खोजी बत्ती में यानी जो सर्च लाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नतोत्तर दिया है, उन्नोत्तर दिया है, ये सबको आप देख लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है ये सब फंसा दे। तो इंग्लिश जो वर्जन होता है उसमें देख लीजिएगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। केव में हो जाता है अवतल और कॉन्वेक्स में हो जाता है उत्तल हो जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब न्यूनतम किसी चीज़ को ठीक तरीके से पढ़ना है तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होना है। एकदम आँख में सटा दीजिएगा तो वो चीज़ पढ़ने नहीं पाइएगा।
सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है, तो किसके कार्य से परिवर्तित होता है देख लीजिए 152 में। तो यहाँ पे आपका दिया गया पुतली, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी और आइरिस यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या होता है, जो भी मांसपेशी है वही ना सामंजस्य होता है, छोटा बड़ा होता है, लेंस का रूप, और इस तरह से नज़दीक और दूर का चीज़ हम स्पष्ट देख पाते हैं। 153 यहाँ पे दिया गया है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति किससे नापी जाती है, डायोप्टर से। हम लोग जानते हैं पावर बराबर 1/, यहाँ पे f हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या होगी, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 155 है, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है, 0 डायोप्टर होता है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटा कर रखे गए, इस युग्म का व्यवहार होता है। तो ये जो हो गया 156 है, तो यहाँ पे आपका कांच की समतल चादर की भांति हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है, वो है दृष्टिपटल रेटिना। 158 यहाँ पे दिया गया है, एक रंगीन टेलीविजन के 3 आधारभूत, तो आरबीजी, बस वही आरबीजी से यहाँ पे काम चल रहा है। जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या होता है, वो चीज़ आपको दिया गया है। तो वो जो हो जाएगा आपका सफ़ेद हो जाएगा तीनों को मिलने से। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो यहाँ काला, हरा, लाल और नीला दिया गया है। तो यहाँ पे जो है RBG रेड, ब्लू और क्या होता है, ग्रीन होता है। तो काला जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है, ब्लैक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो इस तरह से हम लोग जो है आज 160 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे 4 टेस्ट खत्म करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो 5वां टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो सकता है आपको वीडियो ना मिले, क्योंकि जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय CDPO का रिजल्ट आ चुका है और CDPO के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है। कहीं 1-2 विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे ये भी सुनने को आ रहा है कि रिजल्ट में उनका कटअप से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन फिर भी उसका रोल नंबर वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, कल तक हो सकता है, या एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट आया है 15 जुलाई का, हम शाम का बात कर रहे हैं, 15 जुलाई शाम का बात अभी हम कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, नहीं है। अगर मिस्टेक हुआ होगा तो हो सकता है इसका फिर से रिवाइज़ यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल इसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है 2 से 4 अगस्त। और ये भी सुनने को आ रहा है कि 4 अगस्त को CAPF का एग्ज़ाम है। तो पता नहीं, झारखंड में इस तरह से तो आपको देखने को मिलता है, टाइम बहुत लिमिटेड देते हैं ये लोग। रिजल्ट देने में 1 से 1.5 महीना टाइम लगाते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए मात्र 10 से 15 दिन का समय देते हैं। और मेंस में एक बिल्कुल ही ऑप्शनल जैसा नया सब्जेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जो कि लोग जो है उसको पढ़ते नहीं है। दूसरे एग्ज़ाम में किसी तरह का वो यूज भी नहीं है। तो इस तरह से है ना, स्टूडेंट को थोड़ा बहुत परेशान भी किया जा रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है तरीके से पढ़िए और कम समय में चीज़ों को है ना पढ़ सके, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। नहीं तो क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम नहीं रहता है तो हम लोग चैन से बैठे हुए रहते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं इधर उधर, है ना, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको, जैसे अभी बताया जा रहा है कि फिजिक्स का सारा चैप्टर का क्वेश्चन एक जगह ऑर्गेनाइज करके दिया जा रहा है, तब कम टाइम में कभी रिवाइज करना होगा ना, तो आप इसको बहुत इजी वे में रिवाइज कर सकते हैं। और आज 40 बनाए, कल है ना कोई दूसरा सब्जेक्ट का 40 बनाएगा, 50 बनाएगा, ठीक है, पढ़ते समय याद होता है, लेकिन जब उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं ना याद रहेगा। तो इसीलिए आपका है कि ऑर्गेनाइज तरीके से, सही तरीके से आपको पढ़ना है। माइंड मैप जैसे आपको समरी बनाने हैं और इस माध्यम से आप देखिएगा धीरे धीरे जो है किसी भी सब्जेक्ट में आप कमांड बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के बाद हो सकता है हम वीडियो रेगुलर अभी डाल ना पाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमको भी यहाँ पे एग्ज़ाम देना है। और LSW शायद हम सोच रहे हैं लेने का, तो उसके लिए बहुत कम टाइम है। 2 पेपर इसी को हमको तैयार भी करना होगा, और भी विद्यार्थी जो निकले हैं क्लास से, ऑफलाइन क्लास से, उनको भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। और YouTube में तो आप जान ही रहे हैं बहुत ज़्यादा ये कैरियर है ऑप्शन यहाँ पे दिखता नहीं है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग जो विद्यार्थी की सहायता कर पा रहे हैं वो थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकम का ये अभी फ़िलहाल हम लोगों का सोर्स यहाँ पे नहीं बना है, तो अपना कैरियर को सिक्योर करने के लिए थोड़ा बहुत अभी